सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं हमारे 3 स्टूडेंट्स जो 10th से अभी 11th में आए हैं। साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, जेई एंड नीट के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि इनको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है प्रिपरेशन में, क्या इनका टाइम टेबल है, क्या क्या इनका मोटिवेशन है, क्या चीज इन्हें मोटिवेटेड रखे थ्रू आउट द जर्नी। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन लेंगे। तीनों बच्चे अपने बारे में कुछ थोड़ी इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको अपना नाम बताना है, जेई के स्टूडेंट है या नीट के स्टूडेंट है, ये ठीक है। Hello everyone, my name is Kashvi and I study in 11th standard right now. I am preparing for NEET. Okay. Hi everyone, my name is Amansh. I'm preparing for JEE. Hello everyone, my name is Hansika and I am studying in class 11 and I am preparing for NEET. ओके। भाई दोनों गर्ल्स डॉक्टर बनने जाने वाली है एंड लड़का हमारा इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाला है, ठीक है। सो आपका गोल क्या है? सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगी, जेई नीट या फिर बोर्ड्स, आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम पे? अभी जैसे जस्ट 10th से 11th में आए हैं आप, अभी आपका 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है। आप लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सिर्फ बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई के लिए, या जेई और नीट दोनों के लिए? मतलब जेई वाला जेई के लिए करेगा ऑब्वियसली, और नीट वाला नीट के लिए। तो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या बोर्ड्स के लिए? नीट। ओके। JEE के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके। तो इससे आपकी जो ये कॉमन क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, तो बच्चा स्कूल एग्जाम में वो नहीं हो जाएगा पीछे? तो आपका इसमें सीबीएसई कैसे चल रहा है साइड बाय साइड? हम अपने स्कूल 2 दिन जाते हैं और प्रिपरेशन करते हैं नीट के लिए। सुबह इधर आते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो प्रिपरेशन होती है जेई या नीट की, इसमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ के साथ होती है। बोर्ड्स क्या होता है, सीबीएसई क्या है, एक बेसिक लेवल है। सीबीएसई का पेपर सब्जेक्टिव आता है, जेई या नीट का एग्जाम या फिर सीयूईटी आपका क्या आता है, एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। जेई और नीट का लेवल सीबीएसई से थोड़ा ऊपर होता है, तो वो बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो सीबीएसई आपका बेसिक लेवल है, पहले हम बच्चों को वो प्रिपेयर करवाते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक हम लेते हैं, पहले हम उसका बेसिक लेवल करते हैं, ठीक है। फिर हम उस पे बच्चों को उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते हैं, जेई एंड नीट लेवल की, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई की प्रिपरेशन अलग चलेगी, जेई या नीट की अलग चलेगी। अगर आप अपने करियर के लिए सिंसियर हैं तो प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट हो जाती है। एंड आज के टाइम में कुछ कुछ बच्चे तो 9th से ही स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 9th का सिलेबस क्या होता है, 11th से मैच होता है, राइट। इतना तो तुम समझ गए होंगे। एंड 10th का सिलेबस 12th के सिलेबस से मैच होता है। तो बच्चे 9th में 11th करते हैं, 10th में 12th करते हैं बेसिक लेवल पे, एंड 11th 12th में वो प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करते हैं। दोनों प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती है, अलग से आपको कुछ नहीं करना होता, फाइन। आपने ये गोल चूज क्यों किया? क्योंकि मेरे को एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना था और लोगों की नीडी की हेल्प करनी थी। ओके। हिमांश, आपका ये गोल क्यों, आपने क्यों चूज किया इस गोल को, जेई को? मैंने JEE इसलिए चूज किया क्योंकि JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और मेरे को ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो हमारा जो ब्रेन होता है उसको ऐसे ट्रेन करते हैं जिससे कि हम आगे अपने फ्यूचर में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हों इजीली उनको फेस कर पाएँ और उनसे हम कोप अप कर पाएँ, और ये हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी हेल्प करता है। बेसिकली मेंटल लेवल अपग्रेड होता है, राइट। मेरे को बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, इसलिए मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी थी और साइड बाय साइड आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर। दैट मीन्स मेरा मोटिव ये है कि मैं नीडी लोगों की हेल्प करूं इंस्टेड ऑफ जस्ट अर्निंग द प्रॉफिट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? अगर मैं इस टाइम जानना चाहूँ तो आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं?
कि स्कूल को, कोचिंग को, इन सब चीज़ों को मैनेज, मतलब टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, राइट? मेरे साथ भी सेम चीज़ है कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अभी वर्क करना है उसके ऊपर। अभी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी स्टडीज़ में यही है। मेरे लिए भी मेजर चैलेंज यही है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं अपनी ऑडियंस को ये बात बताना चाहूंगी कि ये बहुत बच्चों की मोस्टली जब 10th का लेवल यहाँ होता है, 11th का यहाँ होता है, तो बच्चों को वो सिलेबस मैनेज करने में, टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। सिर्फ सीबीएसई को आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं। तो अब जैसे क्या होता है ना, बच्चा सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाएगा, 6 बजे उठता है, फिर वो 2 बजे तक स्कूल में रहेगा, 2:30-3 बजे आएगा, एंड फिर वो लंच करेगा, थोड़ा बहुत रेस्ट करेगा, फिर शाम को कोचिंग चला जाएगा, 8 बजे तक उसकी कोचिंग होगी। तो उसके बाद वो प्रैक्टिस कब करेगा, सेल्फ स्टडी कब करेगा? एंड सिलेबस का लेवल भी 10th से तो हाई है ही, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो बच्चा कैसे मैनेज करेगा उस चीज को, ये एक बहुत ही जेन्युइन सा डाउट है। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि अब सिलेबस का लेवल हाई हो गया, तो बच्चा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा उसको डाउट्स नहीं आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे तो वो क्लियर नहीं करेगा। तो इस चक्कर में 95% बच्चे पिछड़ते रह जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? चलो, तुम्हें क्या लगता है, टाइम मैनेजमेंट का आपको क्या सॉल्यूशन लग रहा है? कैसे करोगे इस चीज को कि टैकल? हम वीक में 2 डे स्कूल जाए, जिसके मतलब उसके अलावा हम इंस्टीट्यूट में आके, जैसे हम रोज सुबह आते हैं, हम 3 घंटे न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको अपने स्कूल का टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि नॉन अटेंडिंग का कंसेप्ट वही है कि आप स्कूल थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अगर आप स्कूल सिर्फ 2 डेज जा रहे हैं तो वीक में आपके 5 डेज बचे हैं। तो आप कोचिंग में, हमारे यहाँ हम सीबीएसई तो करवा ही रहे हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव भी करवा रहे हैं, तो बच्चे डेली मॉर्निंग में 9 o'clock आ जाते हैं, एंड 4 आवर्स के लिए, 3 to 4 आवर्स के लिए ये यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो जिससे कि इनका सीबीएसई भी कवर हो रहा है, सेल्फ स्टडी भी हो रही है, एंड कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है। इवनिंग में ये लेक्चर क्लासेस अटेंड करते हैं। इवनिंग में जो लेक्चर क्लासेस हुई, अगले दिन मॉर्निंग में आके उसी टॉपिक के ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, और जो इनको डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो इनके डाउट्स होते हैं वो साइड बाय साइड ये क्लियर करते हैं, ठीक है। आज मटेरियल में कुछ ऐसा है नहीं, मटेरियल हम टॉप मोस्ट ही यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा अगर यहाँ पे आ रहा है तो सिर्फ नॉर्मल सीबीएसई वाला मटेरियल ही यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कॉम्पिटिटिव वाला मटेरियल ही यूज हो रहा है, वही हम बच्चों को उसी बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। एंड जो भी इनकी प्रिपरेशन है ये ज्यादा अच्छे से बताइए, इन्हें कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मान लो अगर आप किसी ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पे बैच साइज कितना होता है? सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आप लोगों को अप्रोच किया होगा, क्या बैच साइज रहता है वहाँ? 70 to 80 उनका 60 to बैच। 70 स्टूडेंट्स, अराउंड 70 स्टूडेंट का बैच साइज रहता है, राइट? अब क्या आप अपना जेन्युइन फीडबैक देना, जिस तरीके से हम मॉर्निंग में आके यहाँ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं, क्या आपको लगता है 70 से 80 बच्चों के बीच में बैठ के आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाते? आपको जितनी इंडिविजुअल अटेंशन की इस टाइम जरूरत पड़ रही है, क्या आपको वो मिलता वहाँ? नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाता है 70 to 80 स्टूडेंट्स में। ये मैं अपनी ऑडियंस को फिर क्लियर करना चाहूंगी कि आप ब्रांड के पीछे ना भागे, ठीक है? आपको बिना ब्रांड के भी आपके घर के आसपास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, बट वहां पर आप अपनी फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन जरूर देखिए, राइट? आप अपनी फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन जरूर देखें कि जो फैकल्टीज आपको कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्या उन्होंने खुद जेई और नीट क्लियर किया हुआ है, और उनके उस टाइम रैंकिंग क्या है, उनका कॉलेज क्या है? क्योंकि जिस इंसान ने, जिस टीचर ने खुद कंपटीशन फेस किया हुआ है, वही बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रिक्स बता सकता है, वही उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बना सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इमोशनली भी, स्टडीज में भी, और वही बच्चों को बहुत अच्छे से उनके चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प भी कर सकता है। फाइन। Yes.
आप रोज कितने घंटे पढ़ते हैं? Around 8 hours, 7 to 8 hours. 3 hours की यहाँ पे हमारी सुबह क्लास होती है, 3 hours का लेक्चर होता है और मैं सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। तो अराउंड मेरा भी 8 hours का रहता है स्टडी रोज का। मेरा भी रोज की स्टडी अराउंड 7 to 8 hours हो जाती है। सो अभी ये बच्चे जस्ट 10th से आए हैं, अभी अप्रैल स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी ये 7 to 8 hours का स्टडी टाइम बन रहा है इनका। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंसियरली कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 10 to 12 hours आपको नीडेड है, जरूरी है, आपको पढ़ना है। एंड प्लस कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 18 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन आप इतना थक गए कि आप 3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो एक नॉर्मल सा टाइम लेकर चलो 10 से 12 घंटे का, बट कंसिस्टेंटली डेली देना है वो, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है आप लोगों को? मेरे को तो फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि इट नीड्स तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस करने ही होते हैं डेली टू बी कॉन्फिडेंट। तो इस वजह से फिजिक्स मुझे टफ लगती है। मुझे भी फिजिक्स ही टफ लगती है क्योंकि उसमें मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको समझने में टाइम लग जाता है। मेरे लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट टफ नहीं होता, बस मेरे को जिसमें प्रैक्टिस कम होगी और लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है वही मेरे लिए ज़्यादा टफ हो जाता है सब्जेक्ट। इसलिए मेरा ये माइंडसेट रहता है कि मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ और सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दूँ, जिससे कि मेरे को कोई भी सब्जेक्ट बायसली मेरे को टफ ना लगे। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट डिफिकल्टी की, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को इस टाइम? मेरे को तो इस टाइम पे फिजिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं और रोज एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ते हैं। ओके, हिमांश? मेरे लिए कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता, बस मेरे को प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए वो सब्जेक्ट ईजी हो जाता है और मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, हंस? मेरे लिए भी फिजिक्स ही बहुत डिफिकल्ट रहती है क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तभी हमें कॉन्फिडेंट फील होता है और मैथमेटिकल टूल्स भी होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं हमें वो, ताकि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। और 11th की जो फिजिक्स है उसमें 12th की मैथ्स इन्वॉल्व है, तो काफ़ी हमें अपना ब्रेन ओपन रखना पड़ता है, ब्रेन शार्प रखना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इसलिए फिजिक्स मुझे भी टफ लगती है। सो बच्चों को फिजिक्स इसलिए टफ लग रही है क्योंकि 11th की फिजिक्स में 12th के मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स की नीड होती है। सो जो फैकल्टीज या जो टीचर्स डायरेक्टली फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं, मतलब चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों का बेस नहीं बनाते, वो बहुत गलत अप्रोच है। पहले बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स करवाइए, उनका बेस बनाइए, मैथमेटिकली उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि फिर उनका काम सिर्फ इतना बचे कि हमें अभी फिजिक्स का कंसेप्ट समझना है, अब हमें मैथ समझने में दिमाग नहीं लगाना, राइट? तो ये चीज होनी चाहिए। तो अगर एक बार आपने अपना मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर आधा काम हो जाता है, फिर सिर्फ आपको फिजिक्स के कंसेप्ट समझने हैं, राइट? कभी गिव अप करने की सोची है? हाँ सोची है, और- जब मेरे मॉक टेस्ट में बेकार मार्क्स आते हैं हाँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। बट मैं अपने मेंटर्स जैसे कि प्रवीण सर और कोई कम है उनसे बात करती हूँ तो दे जस्ट रिमाइंड मी दैट इम्प्रूवमेंट टेक्स टाइम। तो धीरे धीरे वो भी मेरा साथ देते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर 3 hours में भी मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन याद हो तो वो एकदम साथ बैठती हैं, करवाती हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए मेरे को देखो हम अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, ठीक है? हिमांश तुम बताओ। मैंने गिव अप करने के मेरे को गिव अप कर दिया है, मेरा गिव अप करना। हिमांश ये कहना चाह रहा है इसके गिव अप करने में। इसका मेरे को गिव अप कर दिया है, मेरे गिव अप करने नहीं मेरे को, अब मैं रोज गिव अप कर सकता हूँ। तो डेली फिर मोटिवेट कैसे करते हो अपने आप को? मोटिवेशन के लिए सिर्फ मेरे पास 2 ही मेंटर्स हैं, उनका नाम है प्रवीण सर एंड कोई का नाम। इनसे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ और मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि मेरे को आगे अपने फ्यूचर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो पहले से मेरी सॉल्व हो जाती है। अच्छा,
गिव अप करने का सोचा तो है, लेकिन फिर कोहिका मैम और प्रवीण सर ने मोटिवेट करके हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे मतलब शक करने का नहीं सोचा, तो उसके बाद कंटिन्यू कर लिया। तो बेसिकली ये है भाई, अगर कोई भी डिमोटिवेट हो रहा हो तो आ जाओ, हम उसे मोटिवेट कर देंगे। ठीक है, गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी आपकी एज बहुत छोटी है, अगर अभी आपने गिव अप कर दिया तो लाइफ लॉन्ग कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, अगर ये मैसेज मैं सबको देना चाहूंगी, पेरेंट्स के लिए भी है। देखो, अगर आपके घर में कोई बच्चा जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, तो वो तैयारी सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा, उसका पूरा खानदान कर रहा है, उसका पूरा परिवार कर रहा है। ये बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ ये बच्चे नहीं कर रहे हैं, इनके साथ साथ हम भी इनको प्रिपेयर करवा रहे हैं, हमारा भी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए भी यही है कि आपने अपने बच्चे को कभी डिमोटिवेट नहीं होने देना है, उसका प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बन के रहना है, इमोशनली आप उसे प्रॉपर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एंड टीचर्स का भी, मेंटर्स का भी यही बनता है कि इमोशनली आप अपने बच्चे को, स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये चीज आती है। देखो, करियर बिल्डिंग क्लासेस है 11th एंड 12th, ठीक है, लेवल भी रेज होता है, तो बच्चा प्रेशर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रैंक भी निकाले, एंड अगर आप सोचोगे कि सिर्फ स्ट्रगल उसका है, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल पेरेंट्स का भी है, टीचर्स का भी है। अगर आप ये सोचोगे कि पेरेंट्स जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, एंड बच्चे को आप ये बोलोगे कि नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम मत जाओ, बच्चे का मन करेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 साल आपको खुद भी कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, घर का माहौल आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तो नहीं जा रहे, हम भी नहीं कर रहे पार्टी, हम भी नहीं जा रहे ट्रिप्स पे। ठीक है, एंड ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो कर दो बच्चे को, साल में आप 2 से 3 बार बीच में जब जब टाइम लगे तब आप प्लान कीजिए, बट ये नहीं है कि हर वीकेंड ही कुछ ना कुछ हो रहा है। वीकेंड्स बल्कि बच्चों की प्रैक्टिस के लिए है, तो पेरेंट्स को भी उनका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, टीचर्स को भी उनका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, राइट? अब हम अगर बात करें एग्जाम टाइम जब आता है, तो आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? सबसे ज्यादा डर तो मतलब यही लगता है कि अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस मीट कर पाएंगे या नहीं, ये मतलब हमारे इतने मार्क्स आ पाएंगे जितने वो चाहते हैं, हमने जितनी मेहनत की है। अपने ऊपर ही डाउट होता है कि हमारी मेहनत अच्छी है या फिर नहीं है, यही रहता है मेन डर तो। मेरे एग्जाम टाइम पे तो मेरे इस बात का होता है कि जो पेपर होगा, जितना मैंने प्रैक्टिस करी, जितनी मैंने मेहनत करी है, वैसा आएगा या फिर कुछ अलग आ गया तो मैं क्या करूंगा, और ये मेरे सबसे ज्यादा मेन डर रहता है। मेरे को तो ये रहता है कि जैसे सिली मिस्टेक्स होती हैं और स्मॉल एरर्स होते हैं, उनकी वजह से कभी कभार बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, जैसे कि मैथ्स में और फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा। तो मैं स्मॉल एरर्स को अवॉइड करने की सोचती हूँ, पर ये कहीं ना कहीं मेरा फियर बन जाता है। ओके, सो सिली मिस्टेक्स एंड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। ठीक है, हर बच्चे को अपने पेरेंट को प्राउड फील करवाना है, बट उस चीज को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना है। इन द एंड पेरेंट्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओके, एंड वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा सपोर्ट करेंगे, तो आपको उन्हें प्राउड भी फील करवाना है। ठीक है, एंड रही बात सिली मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स हम कैसे कम कर सकते हैं? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके। सो चलो अब स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो आप लोग अपना? मैं तो अपना स्ट्रेस कजन के साथ टाइम स्पेंड करके ही हो पाता है मेरा तो। वही काशी रहती है जॉइंट फैमिली में, ठीक है, इसके कजन्स का ग्रुप बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये उनके साथ क्या करती है? मस्ती। ठीक है, मैं अपना स्ट्रेस गाने सुन के और क्रिकेट खेल के मैनेज करता हूँ, और कभी कभार मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो अपने दोस्तों से बात करता हूँ, उनके साथ मजाक करता हूँ, जिससे कि मेरा स्ट्रेस हो दूर हो जाए और मैं थोड़ा खुश हो पाऊँ। ओके, मैं अपना स्ट्रेस, मेरी हॉबी है आर्ट करना, तो मैं वो करके भी अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेती हूँ।
फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से बात करती हूँ और फनी रील्स स्क्रॉल करती हूँ। वो स्क्रॉलिंग हंसी का पिकास है। हंसिका विकास हो। और आर्ट में क्या करती हो हंसिका तुम? मेरे को डूडलिंग पसंद है, मैं डूडल आर्ट करती हूँ बहुत ज्यादा, हाँ। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और मैं शायद से परफेक्ट भी हूँ उसके अंदर। ओह माय गॉड, मुझे भी दिखाना। इंडिया गॉट टैलेंट। चलो ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? एवरेज स्टूडेंट में बस एक मेजर फैक्टर ही होता है कि एक टॉपर हमेशा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, और एक एवरेज स्टूडेंट वही कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, अपने नोट्स को रेगुलर रिवीजन नहीं करता और डिसिप्लिन नहीं रहता कि अगर इस टाइम पे हमें बैठना है तो वो नहीं करता, वो सब चीज़ें वो डिले करता है और बैकलॉग बनाता है, इसलिए वो एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। और एक टॉपर स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहता है और डिसिप्लिन रहता है, इसलिए वो टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। मेरे हिसाब से टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों एक एक ह्यूमन बीइंग ही होते हैं और दोनों के बाद दोनों को एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। बस जो टॉपर होता है अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर पाता है, इस वजह से वो एक टॉपर कहलाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाँ ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट अपना करने में रहता है और पढ़ाई पढ़ाई में फोकस नहीं करता, इस वजह से वो एक एवरेज स्टूडेंट रह जाता है। काशी डिसिप्लिन की वजह से एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट में एक ह्यूज डिफरेंस, एक गैप जनरेट हो जाता है। हाँ, देखो मेन चीज यही है कंसिस्टेंसी। जो बच्चा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, ये नहीं है कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया अगले दिन तुम 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इससे अच्छा है डेली 10 घंटे ही पढ़ लो। 10 से 12 घंटे की अपनी सीटिंग बनाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, अपने आप रिजल्ट आएगा। टाइम टेबल फॉलो करते हो आप लोग? टाइम टेबल बनाया तो बहुत बार है लेकिन आज टेबल टाइम टेबल बनाया तो बहुत बार है लेकिन आज तक फॉलो नहीं किया। मैंने टाइम टेबल की बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, जैसे कि एक वीडियो थी उसमें बोल रहे थे टाइम टेबल नहीं बनाना तो वीडियो बंद कर दो, मैंने वीडियो बंद करी। और इसीलिए मेरे को लगता है टाइम टेबल बनाना मेरे बस की बात नहीं है, इससे बात करते हैं, इसके बारे में हंसिका बताएगी। मेरे से टाइम टेबल मैंने बनाया तो है लेकिन फॉलो नहीं होता, लेकिन मैं ये कर लेती हूँ कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं तो मैं वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लेती हूँ, पर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता। जैसे टाइम टेबल में बहुत लोग करते हैं ये मॉर्निंग स्लॉट है ये इवनिंग स्लॉट है, वो सब नहीं होता मेरे से। पर हाँ, अगर टॉपिक की बात है मुझे 3-4 टॉपिक करने हैं आज के दिन तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आप वैसे तो टाइम टेबल बनाना भी अच्छी बात है, उसे फॉलो करना भी अच्छी बात है, बट अगर वो चीज भी नहीं हो पा रही है तो आप डेली के टारगेट्स रखिए कि आज हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है, आज हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। इसके लिए अगर आपको अपनी रात की नींद में 1 घंटा कम भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, बट आपको अपना टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या है? सुबह इंस्टीट्यूट में आके 3 घंटे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। उससे हमारे सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं शाम को जो हम लेक्चर में पढ़ते हैं वो सारे रिवाइज हो जाते हैं और मतलब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें आ गया है अब ये। तो यही मेन, तो हम एटलीस्ट लाइक 50 to 60 न्यूमेरिकल्स हम आके सुबह सॉल्व करके जाते ही हैं। मेरे लिए इफेक्टिव ये चीज़ रही है कि मैं रिवीजन जो होता है मैं हर एक टॉपिक होने के बाद घर जाके वो वापस रिवाइज करता हूँ और मेरे को लगता है कि वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है मेरी आगे प्रिपरेशन में। अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो पहले मैं रिविजन्स प्रॉपरली नहीं करती थी, न्यूमेरिकल्स भी जैसे एक टॉपिक के बाद 2-3 दिन बात करती थी तो तो इसलिए अब अगर वो रील देखती थी। अब अगर मैं देखूं कि इफेक्टिव चीज क्या है वो यही रही है कि सुबह के न्यूमेरिकल्स करना जो टॉपिक हो, क्योंकि लेक्चर इज नॉट इनफ। तुमने लेक्चर ले लिया उससे कुछ नहीं होता जब तक तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे। तो जैसे ही मैं वो करती हूँ तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव रही है। सो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, हम्म। राइट? सुबह जो मॉर्निंग में हम 3 to 4 आवर्स देते हैं वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जो आप लोगों की एक एक मिस्टेक, तो वो क्या होगी कि क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या मतलब अपनी कोई एक मिस्टेक बतानी हो तो वो क्या हो? मेरे लिए तो अगर मैंने मिस्टेक करी है वो यही है कि मैंने पहले बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी थी। 10th में। हाँ, 10th में मैंने रेगुलर रिविजन्स नहीं करी थी और काफ़ी हल्के में लेकर सबने कहा था इजी है हो जाएगा।
एंड में जब पढ़ने को हुआ तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था बर्डन एकदम से, तो वो कहीं ना कहीं मैंने मेंटेन नहीं करा। तो मुझे ये जानना, ये किसने बोला था कि इजी है हो जाएगा? क्योंकि 10th का तो हुआ बनाते हैं, जब बच्चे 10th से 11th में आ जाते हैं ना, तब बोला जाता है कि 10th तो इजी है। प्री बोर्ड्स तक सब टफ ही बोलते हैं, लेकिन फिर जब बोर्ड्स आ जाते हैं तो कहते हैं बोर्ड्स तो आराम से हो जाता है, बोर्ड्स में कोई फेल नहीं होता, ये सब चीजें। उल्टा और होता है। और जैसे एक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस करने होते हैं, पर मैंने वो नहीं करती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रही थी, ओके। और काफी डाउन भी कर जाती थी अपने पर। हिमांश, क्या क्वेश्चन था मैम? एक गलती सी अपनी बता दी। मेरी गलती ये है कि मैंने नकली नोट्स बनाए, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वो पढ़ रहे थे, मतलब वो नहीं पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे, और मैं नहीं पढ़ रहा था और मेरे मैं पढ़ रहा था। ये हर किसी के साथ होता है। ऐसे दोस्तों से बच के रहना कि जो दोस्त बोलते हैं हम नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे, पर वो सारा सिलेबस करके बैठे होते हैं। मेरी मिस्टेक ये रही है कि जो मेरे को लेक्चर में पढ़ाया, मुझे उस टाइम तो लगा कि मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन फिर मैंने घर जाके कुछ रिवाइज नहीं किया। जब अगले दिन मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स है, फिर मेरे को वापस से वो सारा रिवाइज करना पड़ा। तो मतलब कि लेक्चर के बाद जैसे आप घर जाओ तो उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर दे के सारा रिवाइज करो, तभी वो आपको समझ आएगा और डाउट्स तभी आएंगे। देखो ये बहुत अच्छी बात बोली है कि रिवीजन डेली होनी चाहिए। जो आज आपका लेक्चर हो गया है ना, अगर आप उसे घर जाके 15 से 20 मिनट भी दे दोगे ना, आज के आज ही, तो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, ब्रेन में बैठ जाएगा। बट अगर आप उसे कल या परसों पे छोड़ोगे ना, तो 15 से 20 मिनट की जगह आपका 1 आवर हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर लूजिंग टाइम। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो रहा है। वहीं पे एक टॉपर बच्चा उसी चीज को 15 मिनट में कर रहा है, वहीं पे आप उसको 1 से 1.5 घंटे में कर रहे हो, तो आपका टाइम ऑलरेडी लूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सो आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस टाइम पे? इस टाइम पे तो मेरे पेरेंट्स मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए एमबीबीएस के लिए। अभी तक तो यही एक्सपेक्टेशन रहती है मेरी। ओके। सिंसियरली अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाऊं और जेई का पेपर दे के अच्छी रैंक लेके आऊं और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूं, जिससे कि मेरा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ब्राइट होगा। मेरे पेरेंट्स मेरे से ये चाहते हैं, पहले तो वो गुड स्कोर, मतलब हर पेरेंट्स चाहते ही हैं, पर गुड स्कोर के साथ साथ वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं मेरे हार्डवर्क को और डिसिप्लिन को। और दूसरा वो नीट में अच्छी रैंक चाहते हैं ताकि मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए और मैं एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ और सक्सेसफुल एम्प्लॉइंग पर्सन बन जाऊँ। ओह, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो? अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था, और उनको जैसी वो लाइफ हमें इस टाइम पे दे रहे हैं लग्जूरियस, वैसी लाइफ आगे जाके हमें उन्हें दें। मेरा भी सेम है कि उनको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है इंजीनियरिंग करके और अच्छी जॉब लग के, जिससे कि मेरे पेरेंट्स भी जैसे मेरे को लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, मैं उनसे और अच्छा दूँ, और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। अच्छा हिमांश, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। जो करना ही सिर्फ फेम है, या अभी आपके माइंड में ये भी आता है कि मुझे जो क्रिएटर भी बनना है? अगर आप जेई में अच्छी रैंक लाओगे ना, तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन का लेवल बहुत अच्छा होगा, तो आप बहुत अच्छे जॉब क्रिएटर भी बन सकते हो। मेरा बहुत बड़ा माइंडसेट स्टार्टिंग से रहा है कि जैसे मेरे पापा भी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, एग्जैक्टली, मेरे को तभी भी मैंने आपसे पूछा। एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत शौक है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगा पहले जॉब से, उसके बाद अगर गॉड भगवान चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं तो एंटरप्रेन्योर ही बन सकता हूँ। Yeah, it's God's plan. God's plan. मेरा भी यही है Yes. कि मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, और हाँ, उनको एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे दी है। तो अगर आप अपनी जैसे स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप क्या देना पसंद करेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि कोई भी ब्रांड के पीछे मत भागो, वहाँ पे बैड साइड बहुत ज्यादा होता है जिसमें तुम अपने डाउट्स कभी क्लियर नहीं कर पाते कभी, और अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे इसका मतलब तुम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप अपने 11th-12th में ये करियर बिल्डिंग क्लासेस होती है जैसे आपने बताया ही था, तो इसमें हमें इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए जिससे हमारे सारे डाउट्स टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, बैकलॉग्स ना जाए और हमें एक सही गाइडेंस मिले। ओके, हिमांश,
मैं अपने जैसे बच्चे को, जो मेरे जैसा होगा वो मेरा दोस्त ही होगा, तो उसको मैं एक फ्रेंड की तरह एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तू कुछ भी कर रहा है, जो भी तेरा आगे फ्यूचर में तेरे जो भी प्लान है उसमें फोकस कर, और पक्का भगवान तेरा साथ देगा, तेरा साथ देंगे और तू बढ़िया करने वाला है। कभी भी गिव अप करने की कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा ब्रांड्स के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी। इसीलिए जहाँ पे भी तू आसपास, अपने आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट ले और वहाँ के क्वालिफिकेशन अच्छे होंगे तो तेरे को पक्का एक अच्छा फ्यूचर मिलने वाला है। मैं अपने जैसे बच्चे को एडवाइस देना चाहूँगी कि अ, अगर कोई XYZ ब्रांड है इंस्टीट्यूट की, तो उसके पीछे मत भागो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ रैट रेस। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ब्रांच का साइज अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो कहाँ से इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाएगी, कहाँ से तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है वो 70 to 80 बच्चों का हर किसी का डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है। और पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी कि वो सोचते हैं कि अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट है तो हम उनके पास भेजेंगे अपने बच्चों को, तो हमारा बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छा पढ़ेगा। बट ऐसा नहीं है। तुम अगर किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हो, उसे भी नापसंद करने लग जाओगे एक टाइम पीरियड के बाद। तो इसीलिए सी एडवाइस मेरा। मैं आप लोगों के साथ एक और बात डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स रेगुलरली विजिट करते रहते हैं एंड ये ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे बहुत दुखी होकर आते हैं। तो उनसे हमें फीडबैक एक ही मिलता है, वो ये बोलते हैं कि मैम, जब हम वहां पे गए बात करने तो हमें कोई और मिला, फिर हमने फीस सबमिट की तो हमें कोई और मिला, फिर हमारे बच्चे की क्लास स्टार्टिंग में किसी और ने ली, लास्ट तक किसी और ने ली, डाउट सॉल्विंग के लिए कोई और था, एंड जब हमें कोई दिक्कत हुई, हमें कोई प्रॉब्लम आई, तो हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला भी कोई और था। तो इतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होती है, तो वो डाउट या प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती। तो यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप वहां पे जाके किसको पकड़ोगे? जिससे आपने स्टार्टिंग में बात की उससे, या जिसको आपने फीस सबमिट की उसको, या टीचर को? टीचर से तो वो मिलने का मौका भी नहीं देते, टीचर से तो वो मिलने का मौका भी नहीं देते हैं। तो उनका वही होता है कि स्टार्टिंग में जब हम गए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैंने उन पेरेंट को ये बोला कि मैम, वो उन्होंने टीम ही इसीलिए हायर की होती है कि ताकि जो बातों में वो करके आज मैनिपुलेट करके एडमिशन एकदम ले लिया जाए। एंड वो लोग क्या करते हैं, 2 साल की फीस एक बार में ले लेते हैं। बेटा, आप लोगों को नहीं पता, आप पूरे 2 साल कंटिन्यू उस रेड रेस में कर भी पाओगे या नहीं। ये चीज प्लीज मत करो। आपको वहां अगर जाना भी है तो फीस एकदम एक बार में मत पे करो, इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। क्योंकि अगर कल को आपको क्विट भी करना हो, अगर आपको कोई और ऑप्शन भी चूज करना हो, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहे। ओके, सो इस पॉडकास्ट को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है? सक्सेस का मेरे लिए अभी तो यही मतलब है कि मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज पे एडमिशन हो जाए। लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। जैसे अब मेरा एडमिशन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया, तो उसके बाद मेरा एम ये रहेगा कि मेरा MD में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। एंड उसके बाद अच्छा डॉक्टर बनना है, एक हम्बल पर्सन बनना है, राइट? सक्सेस की डेफिनेशन विद टाइम चेंज होती रहती है। मेरे लिए भी सक्सेस की डेफिनेशन बस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये है कि मैं एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ बाय स्कोरिंग अ गुड रैंकिंग जेई, और गुड अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊँ, और उसके बाद मेरे लिए सक्सेस जरूर डेफिनेशन चेंज होएगी। बट मेरे लिए कॉन्स्टेंट चीज़ रहेगी कि मेरे को एक हम्बल पर्सन रहना है, और हमेशा गॉड का थैंक यू करना है, थैंकफुल रहना है, जिससे कि मैं हमेशा हम्बल एक पर्सन रह पाऊँ, डाउन टू अर्थ रह पाऊँ। सक्सेस की डेफिनेशन जैसे काश्मीर ने कहा ही है कि चेंज होती रहती है टाइम बाय टाइम। अभी के लिए मेरे लिए है कि नीट में अच्छी रैंक लाना और एक अच्छा डॉक्टर बनना। लेकिन साइड बाय साइड मैं चाहती हूँ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे किससे कंपेयर नहीं करना, बट हाँ, मैं अपने वर्जन को मतलब ऊपर लेके जाना चाहती हूँ। अपडेट करते रहना चाहिए मुझे, और सबको 1% अपडेट करना चाहिए अपने वर्जन में एवरी डे। यस, वेरी गुड। हंसिका ने बहुत अच्छी बात बोली, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ठीक है, कंपैरिजन हो भी तो एक पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उस चीज से आप कुछ सीख रहे हैं।
ठीक है, ये नहीं है कि आपके अंदर उस कंपैरिजन की वजह से जेलसी आ रही है, वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ये अपने 3 बच्चों से जो 10th से अभी जस्ट 11th में आए हैं कि ये क्या फेस कर रहे हैं, क्या इनके स्ट्रगल्स है, क्या इनके लिए मोटिवेशन है। सो आई होप पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी, अदर टीचर्स को भी कुछ ना कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने का मौका मिला होगा। हमारा इस पॉडकास्ट से कोई मतलब नहीं था कि हम किसी को इंसल्ट करें या कुछ, जस्ट वी शेयर्ड आवर फीलिंग्स। सो जो भी बच्चे जेईई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट बच्चे।